Hello and welcome again. Today we are going to discuss about the conservative forces. What do you mean by conservative force? Before going to write its definition, let's understand with the examples what does the conservative forces means. Let's suppose here there is an object at position A. At position A there is an object and we have to bring this object at point B. This is one position, this is second position. हमने एक ऑब्जेक्ट जो है यहां से उठा के यहां तक ले जाना है. ऑब्वियसली इसमें फोर्स लगेगा, पढ़ा हुआ है फोर्स के बारे में. तो जब इस पे फोर्स लगेगा साथ साथ ये डिस्प्लेस कर लेगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. ओके, तो जब हम यहां से ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पे पहुंचाने की कोशिश कर लेंगे, एक तो इस पे फोर्स लगेगा और दूसरा इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगी क्योंकि मूव कर लेगा, हिलेगा ये ऑब्जेक्ट. तो फोर्स और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दैट? पढ़ा हुआ है, दिस इज वर्क डन. ये क्या है? ये वर्क डन है. तो हम कहेंगे जब एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से या पोजीशन ए से उठा के पोजीशन बी पे लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वर्क डन कर लेगा. अब ये वर्क डन कितना कर लेगा वो अलग बात है, बट यहां पे देखो पोजीशन ए से बी तक ऑब्जेक्ट को पहुंचाने के लिए किस तरह के रास्ते हैं. अगर हम इसको रेफरेंस लाइन मान लेंगे या यूं कहेंगे कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये हमने ग्राउंड मान लिया, रेफरेंस लाइन खींच ली. तो इस रेफरेंस लाइन से ये ऑब्जेक्ट हम सीधे इंक्लाइन करके ऐसे ले जा सकते हैं, ठीक है, ये भी रास्ता है फर्स्ट पाथ. या इसको क्या कर लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले हम उठा के यहां पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को यहां पे लाएंगे, फिर उसके बाद यहां से उठा के यहां पे पहुंचा देंगे. दूसरा रास्ता, या इस कोई एक और रास्ता भी कह सकते हैं हम, पहले ऐसे ले जाएंगे फिर ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करके ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचेगा. तो रास्ते बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट को ए से बी तक पहुंचाने के लिए रास्ते बहुत सारे. अब वर्क डन डिफरेंट रास्तों से कितना होगा? अब वर्क डन डिफरेंट रास्तों से कितना होगा? लेट्स सी. फर्स्ट अगर हम कहेंगे, चलो एक एग्जांपल इस तरह से हम कहेंगे, पहले ये ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन पे है, इसको हमने ले जाना है पॉइंट बी पर. इसको हमने कहां ले जाना है? पॉइंट बी पर. लेट्स अज्यूम दिस इज हाइट h. कितनी हाइट है? h हाइट पर ले जाना है. एक चीज ध्यान दो, दिस इज द ग्राउंड. इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी के कारण इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है? We can say mg. That's the weight of body. mg फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है. अब यहां से उठा के हम इसको यहां पे ले जा रहे हैं, डिस्टेंस कितनी है? अभी हमने कहा कि वो डिस्टेंस लेट्स सपोज h है, तो mgh. तो वर्क डन जो है इन द फर्स्ट केस, इस वाले केस, कितना वर्क डन हुआ? mgh. This much of work done is being done. अब दूसरा केस अगर देख लेंगे हम, चलो दूसरा केस ये कहेंगे, ये पॉइंट ए यहां पे नहीं है, ये पॉइंट ए, चलो ये वाला केस लेंगे.
अब पॉइंट ए यहां पे है, पॉइंट बी यहां पे है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक ए से बी तक। अब ये ए स्ट्रेट इसके नीचे नहीं है, अब ये ए यहां पे है, ये वाला रास्ता, ठीक है। तो इंक्लाइन करके, दैट मीन्स ये हाइट जो है ये ग्राउंड के साथ किस एंगल पे है, लेट्स सपोज थीटा एंगल पे, लेट्स सपोज थीटा एंगल पे है। अब दूसरे केस में, इंक्लाइनेड केस में, इंक्लाइनेड केस, इसमें क्या होगा देख लो यहां पे, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। अब ए से बी तक जब ऑब्जेक्ट को लेंगे, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, या हम कहेंगे कि इस रास्ते से हम इस ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं। फोर्स कितना लग रहा है इसमें, फोर्स कितना लग रहा है, अगर हम कहेंगे नीचे डाउनवर्ड जो इस पे फोर्स लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट्स mg, बट यहां पे पूरा mg काम नहीं कर रहा है, यहां पे पूरा mg जो है काम नहीं कर रहा है, ये mg अपने कंपोनेंट्स में काम कर लेगा अपने, क्योंकि सरफेस जो है इस टाइप, दैट्स इंक्लाइन, दैट इज इंक्लाइन, सरफेस जो है इस तरह से, ये इंक्लाइन, ये स्ट्रेट नहीं है, इंक्लाइन सरफेस है। तो जब इंक्लाइन सरफेस है तो जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा mg वो ऐसे लगा है, स्ट्रेट, ठीक है। बट सरफेस जो है दैट इज इंक्लाइन, तो हम कहेंगे mg जो है इट वर्क्स ऑन इट्स कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स में काम कर लेगा, किसमें काम कर लेगा, कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट इसका, चलो सरफेस के साथ, ये हम कहेंगे mg cos थीटा, यहां पे इसने थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो cos थीटा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एक और आएगा टुवर्ड्स दिस, दैट इज mg sin थीटा। तो ये mg जो है अपने कंपोनेंट्स में काम कर लेगा, एक m cos थीटा, mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। अब mg cos थीटा जो है देख लो यहां, अगर इस बॉडी को ऐसे खींचा जा रहा है, अब ये बॉडी यहां पे है ऐसे, ठीक है, एक फोर्स इसको ऐसे लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, आंसर सिंपल, इस सरफेस पे है, सरफेस इसको रिएक्शनल फोर्स दे रहा है, तो रिएक्शनल फोर्स इज लाइक दिस, ये रिएक्शनल फोर्स है, mg cos थीटा, रिएक्शनल फोर्स गिवन बाय द सरफेस, दे विल गेट कैंसल आउट, ठीक है। अब एक ही फोर्स बचता है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा फोर्स जो है ये इस इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ रहा है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि इंक्लाइंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट जब रखते हैं हम, वो ऐसे आ रहा है नीचे, कौन इसको ला रहा है, वो यही mg sin थीटा होगा। अब इस टाइम हम नीचे नहीं ला रहे, हम इसको खींच रहे हैं ऊपर, बट किस फोर्स के साथ, इक्वल टू mg sin थीटा, इक्वल टू mg sin थीटा। अब mg sin थीटा यहां नीचे की तरफ लग रहा है, हम इसी के इक्वल mg sin थीटा के इक्वल फोर्स लगाएंगे ताकि हम इसको ऊपर खींच सके, ताकि हम इसको ऊपर खींच सके। तो mg sin थीटा ऐसे, ठीक है। यहां पे ये भी कह सकते हैं हमने पॉजिटिव में ही रखा, हमने क्या रखा, पॉजिटिव में, असल अगर देखेंगे ये नेगेटिव में रखना है, क्यों, क्योंकि mg sin थीटा डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में, सॉरी mg डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में, हम इसी के इक्वल फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट विल बी माइनस, दैट विल बी माइनस। तो अगर हम कहेंगे ये माइनस, कहीं पे देख लोगे माइनस mgh देख लोगे या mgh, दैट इज ओनली द मैग्नीट्यूड, वो भी ठीक है। तो यहां अगर माइनस भी दिखेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो mg sin थीटा इसी के इक्वल फोर्स लगा लेंगे, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस mg sin थीटा, माइनस mg। इस टाइम W2 देख लेंगे, सेकंड केस देख रहे हैं, W2
माइनस एम जी साइन थीटा, ये फोर्स लग रहा है इस इंक्लाइंड सरफेस। अब डिस्टेंस कितना है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये ए से बी तक ये डिस्टेंस ये कितनी है, लेट्स सपोज, चलो ए बी डिस्टेंस ही कहेंगे डायरेक्टली, नाम नहीं रखेंगे, ए बी ही रखेंगे। तो वर्क डन को होगा दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देख लो, इस ए बी को निकालेंगे पहले, इस ए बी को पहले निकालेंगे। तो ए बी को निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, देख लो यहां पे, दिस इज थीटा, व्हाट इज साइन थीटा। अगर ये थीटा है देन दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा विल बी, व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर इज बी, चलो सी रखेंगे, बी सी डिवाइडेड बाय व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी, दैट्स ए बी। अब इसमें हमने ए बी निकालना है, ए बी किसके बराबर आएगा, बी सी अपॉन साइन थीटा, ए बी ऊपर साइन थीटा नीचे। ठीक है, ए बी विल बी, व्हाट इज बी सी, ये वाली हाइट अभी देख लिया हमने, इसको एज्यूम करके कितना लिया था, h, तो ये वाली हाइट h है, ये वाली हाइट क्या है, h है, तो हम लिखेंगे h अपॉन साइन थीटा। तो इस ए बी की जगह क्या हम लिखेंगे, ए बी की जगह लिखेंगे h अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा they will get cancel out, what we will get, W2 minus mg h, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों में वर्क डन इक्वल आया। अब थर्ड वाला केस देख लेंगे, तीसरे रास्ते से जाएंगे। तीसरा रास्ता कौन सा लेंगे हम, चलो एक काम करते हैं, फ्रॉम ए वी विल गो टू सी फर्स्ट, फ्रॉम ए वी विल गो टू सी एंड देन आफ्टर फ्रॉम सी टू बी, ये भी एक रास्ता है। अब इस टाइम इस वाले रास्ते से जाएंगे, पहले ऐसे फिर ऐसे, ये भी एक रास्ता है। पहले केस में हमने स्ट्रेट गए, ठीक है, दूसरे केस में हम इंक्लाइन गए। अब तीसरा क्या देख लेंगे, पहले यहां जाएंगे ए से सी तक, फिर सी से बी तक जाएंगे, देख लेंगे क्या होगा वर्क। सो W3 वर्क डन, बेसिक फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये चीज याद है। वर्क के लिए बेसिक डेफिनेशन जो है, फॉर्मूला जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे चलेंगे। फर्स्ट वी हैव टू गो फ्रॉम ए टू सी, पहले हमने ए सी तक जाना है। इस ए से सी तक फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट फोर्स किस तरह से लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg, नीचे लग रहा है, तो फोर्स नीचे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, mg। और डिस्प्लेस कहां होगी, बॉडी ऐसे डिस्प्लेस होगी, क्योंकि सी तक ले जाना है, तो इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट यह है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगल बिटवीन टू, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। व्हाट इज cos 90, cos 90 इज 0, cos 90 इज 0। तो हम कहेंगे फ्रॉम ए टू सी व्हाट इज द वर्क डन, दैट इज 0। क्या इस तरह से हम कहेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, mg cos ऑफ mg AC is distance sin theta, प्लस फिर
सी से बी तक ले जाना, फिर सी से वर्क डन कितना है, सॉरी फोर्स कितना है, क्योंकि ऊपर जाना है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस mg। mg तो नीचे है बट हम कहां ले जा रहे हैं इसको, ऊपर, इक्वल टू mg बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहां पे माइनस लिखा। mg डिस्टेंस कितनी है, bc साइन थीटा, ये प्लस ये, ठीक है। तो W3 विल बी इक्वल टू mg AC, सॉरी ये साइन नहीं है, ये कॉस है, कॉस थीटा, ये भी कॉस है, दिस इज कॉस। कॉस थीटा यहां पे कितना है, फ्रॉम A टू C जो डिस्टेंस है, थीटा कितना है, थीटा इज 90, थीटा इज 90, so cos 90 is 0, cos 90 is 0 plus minus mg bc, here what is cos, cos is 0, it will become 1, it will become 1, this whole term it will become 0 plus minus mg, what is bc, bc is already we have represented with h, तो मैं h लिखूंगा, so W3 will be minus mgh. In third case, the work done is minus mgh. First case minus mgh, second case minus mgh. माइनस पे मत जाओ, मैग्नीट्यूड के लिहाज से अगर कहेंगे तो आप देखोगे माइनस नहीं पाओगे, ठीक है, वो भी ठीक है, बट यहां पे क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शंस की जरूरत है, तो इसीलिए मैंने माइनस लिया। तो हर कोई वर्क अब किसी भी रास्ते से जा माइनस mgh मिल रहा है, तो इसका मतलब एक फोर्स, जिस फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, दैट इज इक्वल थ्रू विच पाथ वी फॉलो, हमें जो वर्क डन मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, तो हम कहेंगे W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, ये केस हमें मिल रहा है। तो ये एक फोर्स की वजह से हो रहा है, जिस फोर्स को नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्स की अब हम डेफिनेशन लिखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स की अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। अगर अब हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डेफिनेशन बनाएंगे तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर डेफिनेशन कहेंगे, द फोर्स इज या द फोर्स अंडर विच द वर्क डन, अंडर विच द वर्क डन इन moving a body, in moving a body depends on its initial and final positions। किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, एंड नॉट, ये भी साथ में लिखेंगे, एंड नॉट, या इस तरह से, एंड इज independent of the path followed by it। So हम ये कह सकते हैं कि वो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से वर्क डन एक बॉडी पे जो होगा, वो वर्क डन किस चीज पे डिपेंड कर लेगा, वो एक तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर लेगा, एक तो इनिशियल और दूसरा फाइनल, इन दो पॉइंट्स पे डिपेंड कर लेगा, और इंडिपेंडेंट किस पे रहेगा, पाथ, रास्ते पे डिपेंड नहीं कर लेगा, रास्ते पे जिस भी रास्ते से ले जाओ, जिस भी रास्ते से ले जा, वर्क डन हमेशा सेम आएगा। देख लिया, एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया हमने, एग्जाम्पल के थ्रू
हमने देख लिया तो हम कहेंगे कि जो भी रास्ता हमने लिया वर्क डन क्या आया, mgh, हर एक में वर्क डन जो है mgh आ गया, तो W1 was equal to W2 was equal to W। तो डिफरेंट पाथ से हम चले बट वर्क डन को हमने क्या पाया, इक्वल पाया। दैट मीन्स जो फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज। बट यहां पे एक चीज है, ये कंजर्वेटिव फोर्स अंडर विच फोर्स ये हमने देखा, ये मेन चीज है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस सारे में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसी के अगेंस्ट हम इस बॉडी को ले जा रहे हैं ए से बी तक। सो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, या डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स से अच्छा है हम लिखेंगे सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस में कौन कौन आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रो, चलो मैग्नेटिक कहेंगे, इसमें दोनों आएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी मैग्नेटिक फोर्स भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्सेस जो है दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दे आर। हमने एग्जांपल किसकी ली थी, जो ये मैंने एग्जांपल्स बताई दे वर ऑल डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये बॉडी को, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हमने बॉडी को ए से बी तक ली हम इसको। तो ये फोर्सेस जो है दे आर सेंट्रल फोर्सेस, दे आर, ये बॉडी के सेंटर से बढ़ता है, इसीलिए इनको हम सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक चीज यहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में जान लो। पहला ये चीज कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसमें हमने क्या देखा कि डिपेंड किस पे है, ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अगर हम कहेंगे इट्स इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ एंड नेचर ऑफ पाथ, जो भी कहोगे ऑन द पाथ, पाथ पे इंडिपेंडेंट है। दूसरा, तीसरा पॉइंट अगर हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह से दिस इज पॉइंट ए, यहां से उठ के हम गए पॉइंट बी पर, पॉइंट बी से उठ के चले, चलो डायरेक्टली पॉइंट ए पर वापस आ गए, यहां से ए से उठ के बी पर गए, फिर बी से वापस आके ए पे आए, तो रास्ता कौन सा बन गया, ए टू बी, बी टू ए, क्लोज्ड रास्ता, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड। तो इसमें वर्क डन जो है दैट्स ऑलवेज जीरो, दैट्स ऑलवेज जीरो। अगर पॉइंट हम यहां पे कहेंगे, पॉइंट को अगर नोट हम कर लेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस work done by conservative forces, work done by conservative along a closed path, along a closed path is always zero, is always। इस पॉइंट को याद रखो, जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण, बट पाथ कौन सा होगा, क्लोज्ड पाथ, फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, वापस आए, रास्ता कहीं पे ब्रेक नहीं है, क्लोज पाथ है, तो इसमें वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। इसमें अगर देख लोगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, पहले डिस्प्लेसमेंट है, फ्रॉम बी टू ए वापस डिस्प्लेसमेंट है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वर्क डन क्या है, जीरो। बट ये हमेशा सही नहीं है, बट ये हमेशा, इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो, even if the body is sorry even if the displacement of a body is zero,
इट्स नॉट नेसेसरी कि वर्क डन जो है वो जीरो होगा। ये तभी पॉसिबल है जब फोर्सेस किस तरह के होंगे, कंजर्वेटिव। जब फोर्सेस क्या होंगे, कंजर्वेटिव। वरना ये जरूरी नहीं है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वर्क डन भी जीरो होगा, नहीं। यहां पे हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क डन भी जीरो है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। इट इज, अब इस फॉर्मूले से कह सकते थे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन ए क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो वर्क डन जो है वो जीरो होगा। बट याद रखो यहां पे ये फोर्स जो होगा इट विल बी ए कंजर्वेटिव फोर्स। किस तरह का फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसी को हम दूसरे तरीके से देख लेंगे, इसी को हम दूसरे तरीके से देख लेंगे, तब जो फोर्स होगा तब ये वर्क डन जीरो नहीं आएगा। तो दैट मीन्स उस टाइम जो फोर्स होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। वो कौन सा फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आई थिंक कि कंजर्वेटिव फोर्सेस फिलहाल जो है इसमें इतना ही है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। Now let's move on non-conservative force. Again, we will see this non-conservative force with an example. तो example के लिए let's suppose this is body at position A and we have to move it and reach the body at point B. A से उठा के बॉडी को कहां ले जाना है, B पर। अब इस टाइम ग्रेविटी फोर्स हम यूज नहीं करेंगे, अब हम इसको ऐसे खींच रहे हैं। सो बॉडी को फोर्स ऐसे लगाएंगे हम, जिस सरफेस के साथ एक कांटेक्ट है ये बॉडी, वो सरफेस इसको एक और फोर्स ऑफर कर लेगी, उस फोर्स को हम नाम देंगे फ्रिक्शनल फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब बॉडी डिस्प्लेस कहां करेगी, आगे। बॉडी क्या डिस्प्लेस कर लेगी, आगे डिस्प्लेस कर लेगी। फोर्स कहां लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। फोर्स कहां लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे बताओ फोर्स इस टाइम माइनस होगा, अपोजिट में है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, ये फ्रिक्शन फोर्स है तो अपोजिट में लग रहा है। डिस्प्लेस कहां हो रहा है, ऐसे आगे। तो ये वर्क डन होगा माइनस एफ इंटू एस, माइनस एफ इंटू दिस विल बी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी will be minus Fs, minus Fs। अब देख लो यहां पे ये फोर्स जो है फ्रॉम A टू B, ये फोर्स ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा कब होगा, जब रास्ता या डिस्टेंस ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जितना कम डिस्टेंस होगी फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। दैट मीन्स ये फोर्स जो है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, या हम कहेंगे पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, किस तरह का पाथ है, ठीक है। अब देख लो अगर B से A पर वापस आएंगे, B से A पर वापस आएंगे। अब बॉडी जो है, बॉडी को इस तरफ घुमाना है, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ, अपोजिट। फ्रिक्शन फोर्स इस टाइम इस तरफ लगेगा, बॉडी यहां घूम रही। अब बॉडी वापस आ रही है A पे। अगेन यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है,
जीरो। फ्रॉम ए टू बी बॉडी चली, फिर बी टू ए वापस आ गई, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे। यहां पे वर्क डन कितना है? अगेन इट्स एफ एस, अगेन इट इज एफ एस, बट इन ए क्लोज पाथ, इन ए क्लोज पाथ। अगर हम देख लेंगे क्लोज पाथ में फोर्स कितना है, ये वर्क डन कितना है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज माइनस एफ एस, फ्रॉम बी टू ए इट्स ऑल्सो माइनस एफ एस, फ्रॉम ए टू बी इट्स एफ एस, फ्रॉम बी टू ए इट इज ऑल्सो, क्योंकि वर्क जो है वो इज स्केलर क्वांटिटी। सिंपल एडिशन कर लेंगे, सिंपल एडिशन कर लिए। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज minus 2fs. This is the work done. Even displacement is zero. Even displacement is zero, but work done is not zero. यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे बात ये है कि फोर्स जो है, फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स हमने बात की थी। तो बेस्ट एग्जांपल फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने क्लोज पाथ के अलोंग जो वर्क डन देखा था वो जीरो था, बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण भी वर्क डन जीरो नहीं है। जीरो तो दैट मींस फोर्स किस तरह का है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल देख ली, किस फोर्स के कारण एग्जांपल देख ली? फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये चीजें हमने देख ली। नाउ वी विल राइट द डेफिनेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव। अब हम डेफिनेशन लिख लेंगे नॉन कंजर्वेटिव। वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इफ द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी depends on the path, depends on the, किस चीज पे डिपेंड कर लेगा? Depends on the path and is independent of initial and final positions. This is one definition.